हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एशिया की जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत एक नया समीकरण सामने आता है। 1972 या 65 में भी टर्की ने कभी पाकिस्तान को प्रत्यक्ष रूप से जो है सैन्य सहायता नहीं प्रेषित की थी। हाँ, कूटनीतिक हो चाहे आपके पास में राजनयिक सहायता उन्होंने यूनाइटेड नेशन लेवल पे जरूर दी थी। कश्मीर के ऊपर भी वो एक मत कई बार रहे हैं, खुले तौर पर भी रहे। पर पहली बार यह देखने को मिला है कि टर्की ने पाकिस्तान को डेस्परेट कंडीशन के अंतर्गत ड्रोन्स, सैन्य सहायता, तकनीक और कूटनीतिक सहायता भी अवेलेबल कराई। तो टर्की धीरे धीरे पाकिस्तान के काफी नजदीक आता जा रहा है। इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स हमें समझनी है कि तुर्की पाकिस्तान के रक्षा कूटनीतिक गठजोड़ को जानकारी मिलेंगे और भारत के लिए ये कैसा एक रणनीतिक चेतावनी है कि हमें इस समीकरण से पार पाने के लिए क्या रक्षा रणनीति बनानी चाहिए दोस्तों, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी कार्य आ सके, साथ ही कहीं न कहीं हमारे क्षेत्रीय हितों की भी सुरक्षा कर सके। इस क्लास और करंट अफेयर से रिलेटेड अन्य जानकारी आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल जगदीश जांगीर सर पीडब्ल्यू से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, हाल ही में हमने देखा कि तुर्की और पाकिस्तान में रक्षा सहयोग जो है वह बढ़ता जा रहा है और ये कूटनीतिक साझेदारी है वो भारत के लिए कहीं न कहीं जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड को मैं कह दूं या फिर एक जो हमारा स्ट्रैटेजिक लेवरेज है उसको कहीं न कहीं पाकिस्तान के द्वारा गलत प्रयोग में किया जा रहा है। ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन और साथ ही रक्षा चुनौतियों के जीएस पेपर 3 के संदर्भ में। अब टर्की कहाँ है आप देखने की कोशिश करेंगे तो टर्की, जिसको तुर्की भी कहा जाता है, यह ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन के बीच में लोकेटेड है। इसका उत्तरी वाला हिस्सा जो है वो कहीं न कहीं यूरोप का हिस्सा है और इसका दक्षिणी वाला जो हिस्सा है वह कहीं न कहीं हमारे एशिया का हिस्सा है। तो यहां आपको समझना है कि एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, एशिया और यूरोप के बीच का देश है। अब टर्की की जगह पहले ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था दोस्तों। हम सभी को पता है 1920 के दौरान जब ब्रिटिश एम्पायर यहां रूल किया करता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो ब्रिटिश एम्पायर ने इस ऑटोमन एम्पायर को जो है गिराया था। और उस वक्त जो है हमारे भारत के ही मुस्लिम समुदाय ने इनके ऑटोमन अंपायर को वापस रिस्टोर करने के लिए खिलाफत आंदोलन जो यहाँ हो रहा था, जिसको खलीफात कहा जा रहा था, यहाँ पे खिलाफत कहा गया था। खिलाफत आंदोलन जो है इन्हीं के सहयोग भावना से शुरू किया गया था भारत में। तो शुरुआत से ही जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुस्लिम समुदाय के द्वारा, इस्लामिक समुदाय के द्वारा सपोर्ट किया गया है ऑटोमन एम्पायर और सो कॉल्ड टर्की को। अब जब 1947 में टर्की पाकिस्तान जब आज़ाद हो जाता है तो पाकिस्तान की आज़ादी, उसके रिकॉग्निशन और उसके आगे की सहायता के अंतर्गत टर्की भी वापस खड़ा होता है कि भैया हमारे बुरे वक्त में तुमने आवाज़ उठाई 1920 में, आज 1947 का टाइम है, 72 का है, 65 का टाइम है, 2025 का टाइम है। तो समय समय पे जो है यह एक मानसिक एकता, एक सामरिक एकता पाकिस्तान के साथ दिखाता है और इस बार तो इन्होंने सैन्य सहायता भी दी है दोस्तों पाकिस्तान को। अब यहाँ पे हम लोग एशिया में उभरते हुए नए भू राजनीतिक समीकरणों की यहाँ पे एक तरीके से परीक्षण करेंगे और बताने वाले हैं कि तुर्की पाकिस्तान के बीच में जो रक्षा साझेदारी हो रहा है उसके लिए इंडिया कैसे रिएक्ट और रेस्पॉन्ड कर रहा है। हम सभी को पता है 7 मई को ऑपरेशन हुआ सिंदूर, उसके उपरांत 8 मई को ही भारतीय सीमाओं पे 36 स्थानों पे जो है पाकिस्तान ड्रोन के साथ में घुसपैठ करता है और यहाँ पे जो पाकिस्तान ने ड्रोन यूज़ किए थे वो थे सोंगर ड्रोन। ये सोंगर ड्रोन जो है दोस्तों वो तुर्की के द्वारा बनाए गए, टर्किश कंपनी है दोस्तों। और तुर्की ने ही अपने एक ट्रांसपोर्ट विमान C-130 एक सैन्य विमान को कराची में उतारा और कराची में उतार करके ये संभवतः सैन्य आपूर्ति के इन्हीं ड्रोन्स को उन्होंने सप्लाई किया था उसी सेम दिन। अब जो टर्की के राष्ट्रपति हैं एर्डोगन, वह पाकिस्तान को हमेशा खुला समर्थन करते आए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर बात हो, कश्मीर मुद्दे पे बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी कहीं न कहीं पाकिस्तान के एस्केलेशन डी एस्केलेशन से रिलेटेड सपोर्ट करना हो। तो तुर्की और पाकिस्तान का संबंध कोई अभी नया नहीं 2025 का, ये 20वीं शताब्दी से है दोस्तों। यानी मैं यहाँ पे लगभग 1920 की बात कर रहा हूँ। तो ये इस्लामिक पहचान और साझा हितों पे आधारित है।
ना कि कोई डेमोक्रेटिक पावर को लेकर के या कोई वैचारिक एकता को लेकर के। यहाँ हालिया वर्षों के अंतर्गत यह रक्षा रणनीति और विचारधारा के स्तर पर भी जो है ये संबंध और गहरे होते गए हैं। ऑब्वियसली भारत के लिए एक नई रक्षा चुनौती है, क्योंकि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, तकनीक से संपन्न है और कहीं न कहीं एक ट्रांजिशनल बफर जोन है यूरोपियन और एशियन देशों के बीच में। तो सैन्य कार्रवाई के दौरान जो इनको सैन्य सहायता मिलती है पाकिस्तान को, जो सैन्य तकनीकी सहयोग मिलता है आपके आपके पास में, ऑब्वियसली वो हमारे एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स को बदल सकता है। अगर मैं एक समय रेखा आधारित विश्लेषण दूं आपको कि क्यों ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सैन्य तौर पे जो है तुर्की और पाकिस्तान का सहयोग है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। 1920 से जो टर्की, अभी जो तुर्की है वहां पे पहले ऑटोमन अंपायर हुआ करता था। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो है ब्रिटिशर्स ने, उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑटोमन अंपायर को हरा दिया और वहां पे अपनी लीडरशिप को इंस्टॉल कर दिया। एक तरीके से इनका कैलिफेट था, उनको रिमूव कर दिया गया था। इन कैलिफेट व्यवस्था को वापस रिस्टोर करने के लिए तुर्की के समर्थन में भारतीय मुसलमानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। मोबिलाइज करने के अंदर गांधी जी का भी एक योगदान देखने को मिला था कि गांधी जी न्यू द कॉज कि सर यहाँ पे अगर हमें हिंदूज को मोबिलाइज करना है तो आसान है, क्योंकि ही वॉज बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी, बट मुस्लिम समुदाय को अगर मोबिलाइज करना है तो उन्होंने टर्की के इस कॉज को कहीं न कहीं भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी यूज़ किया। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम समुदायों ने तुर्की के खिलाफ जो है तुर्की के खिलाफत के प्रति जो है भावनात्मक समर्थन दिया। यहाँ कई मोर्चे जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ निकाले गए थे। तो कल्चरल और रिलीजियस वे में जो है एक सामरिक एक रास्ता जो है शुरुआत से 1920 से ही कहीं न कहीं देखने को मिलती है तुर्की और पाकिस्तान के बीच। और जब 1947 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान की स्थापना होती है, तो अब कहीं न कहीं पे बैक का समय था। तुर्की ने पाकिस्तान की स्थापना का समर्थन भी किया और बहुत ही शीघ्र इसको मान्यता देने वाले देशों में भी तुर्की अग्रणी था। तो कूटनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से स्थापना के समय से ही, पाकिस्तान की स्थापना के समय से ही टर्की का इन्हें समर्थन रहा है पाकिस्तान को। बात आती है 1950 के आसपास में, तो इन्होंने एक अमेरिका के साथ में मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन बनाया तुर्की और पाकिस्तान ने, जिसका नाम था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी यहाँ पे एक साझेदारी की जाती है, जहाँ पे अमेरिका जो है सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, अमेरिका सपोर्ट करता है टर्की को। इन वे उनके साथ में रहना। ये 1950 का वही समय है दोस्तों, जो मैं याद दिलाऊं आपको, जहां पे हम लोग नैम फॉलो कर रहे थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो कर रहे थे, कि हम ना ही तो कम्युनिस्ट देशों के साथ है, ना ही कैपिटलिस्ट देशों के साथ में है, हमारे हित अलग है, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप अलग है। तो सैन्य और रणनीतिक लेवल पे इन्होंने ऑलरेडी तुर्की के साथ चला गया पाकिस्तान, और अमेरिका का यहाँ पे सैन्य और वित्त सहयोग इसको प्राप्त होने लगा। भारत के साथ में इसके दो युद्ध हुए प्रत्यक्ष तौर पर, 1965 व 71 की जंग हुई, और उन दोनों में ही यहाँ पे तुर्की का जो रुख है आपके पास में पाकिस्तान के पक्ष में था, पर कभी टर्की ने हस्तक्षेप नहीं किया मिलिट्री लेवल पे। टर्की ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि सर मैं हथियार भेज रहा हूं, मैं सैन्य सहायता भेज रहा हूं, मैं वायुसेना भेज रहा हूं, मैं थल सेना भेज रहा हूं। नेवर इट हैज हैपेंड। तो बट कूटनीतिक लेवल पे, यूनाइटेड नेशन लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लेवल पे इसको खूब भरपूर सहायता इन्होंने युद्ध के समय की थी। अब बात आती है युद्ध के उपरांत 1980 के समय का। अफगान जिहाद चल रहा था, आपको पता हो तो, है ना। जो रेड आर्मी है यूएसएसआर, सोवियत रशिया की, वो अफगानिस्तान पहुंच चुकी थी, और अफगानिस्तान में उनके खिलाफ सीआईए यानी अमेरिका पाकिस्तान को यूज करता है, टर्की को यूज करता है, और यहां पे अफगान जिहाद को अंजाम देता है। तो इन दोनों ही देशों ने, पाकिस्तान और टर्की ने मिल करके उस वक्त अफगान मुजाहिदीन का समर्थन किया और इसमें पाकिस्तान की सहायता की थी। और 1980 के दशक के अंत तक जो है रेड आर्मी, सोवियत आर्मी जो है वापस रिट्रीट कर जाती है। तो शुरुआत से ही एक सामरिक और रणनीतिक तौर पे इस्लामिक गठबंधन के तौर पे दोनों ही साथ में रहे हैं। अधिक जानकारी देने से पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आगामी हमारे फाउंडेशन बैचेस के बारे में, जो कि संकल्प 2027 और प्रहार 2026 के बारे में। दोस्तों, ये CTR मॉडल बेस्ड बैचेस है, यानी क्लासरूम, उसके बाद में टेस्ट, और उसके उपरांत होगा रिवीजन। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ में सहजतम शब्दों में आपका जो है अध्ययन अध्यापन का आपका अनुभव रहने वाला है दोस्तों। तो इस CTR बेस्ड मॉडल को आप जरूर ज्वाइन करें। एक नॉमिनल प्राइस पे आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल के आपको क्लास नोट्स की अतिरिक्त जानकारी मिलेगी, तो ये कम्युनिटी ऑफिशियल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इसी टाइमलाइन को आगे लेके जाए 2010
के आसपास में इन्होंने शुरू किया एक हाई लेवल पे जो है स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन काउंसिल। इसके अंतर्गत जो है ये सालाना बैठक शुरू करते कि टर्की की तरफ से विदेश मंत्री, टर्की की तरफ से जो है रक्षा मंत्री, टर्की की तरफ से जो है अन्य जो भी इनका गठबंधन बैठ पाता था, तो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो है ये डिप्लोमेसी जो है साथ में शुरू करते इस HLSCC के माध्यम। 2016 तक जो है ये रक्षा सहयोग और गहन होता है। कई युद्धपोते, कई हेलीकॉप्टर, कई TB2 जो एडवांस ड्रोन है वह भी पाकिस्तान को टर्की के द्वारा सैन्य सहायता के रूप में अवेलेबल कराए गए। 2019 की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर मुद्दे पर तो टर्की पूरा यूनाइटेड नेशन में सामने हट गया था, क्योंकि 370 आर्टिकल 370 को जब भारत ने हटाया था, पाकिस्तान तिलमिला उठा। उसके समर्थन में जो है यूनाइटेड नेशन में ओपनली क्रिटिसाइज करके आवाज किया था और रेजोल्यूशन में भारत के अगेंस्ट वोट भी किया था इन्होंने। तो कूटनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के तो हमेशा ये एंटी ही खड़ा रहा है टर्की पाकिस्तान के साथ। अब 2020 और 2023 कोविड के बीच में देखा जाए ना, कई इन्होंने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास कर लिए, पाकिस्तान को सैन्य आपूर्ति भी की, कॉर्वेट्स दिए, बख्तियार TB2 टैंक दे दिए, इन्होंने नौसैनिक अभ्यास कर लिए इन्होंने साथ में। तो कुल मिलाकर के इनकी एक सामरिक और मानसिक और सैन्य जो है एक रास्ता देखने को मिल रही है। अभी अप्रैल 2025 की अगर मैं गत माह की बात करूं, इसी माह के अंदर जैसे अभी मई का महीना है तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और इसमें जब ड्रोन से हमला करना था, इनके पास में कोई वो ताकत नहीं थी, तो इन्होंने सोंगर ड्रोन का प्रयोग किया। अब ये सोंगर ड्रोन है दोस्तों, भारत पुष्टि करता है कि ये भी जो है असिस गार्ड करके तुर्की की एक कंपनी उन्होंने बनाए हुए, तो ये भी टर्की के द्वारा ये भीख में दिए गए थे सारे के सारे। 2025 में भी इनकी कूटनीतिक घनिष्ठता की पराकाष्ठा देखिए कि यहाँ के राष्ट्रपति एर्डोगान जो हैं वो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का समर्थन करते हैं और कश्मीर पर पूरा एक तरीके से ओपन स्टेटमेंट देते हैं कि सर हम जो इंडिया का साइड का कश्मीर है वो भी जो है पाकिस्तान को दिलवाना चाहते हैं। मतलब इन्हें खुद की कंडीशन नहीं पता है। टर्की के अंदर कूप होते होते बचा है 2 बार, हजारों लोगों को जेल डाला गया, सैकड़ों को मार दिया गया। इनको अपनी नहीं दिखती है, इनको भारत में हस्तक्षेप करना है। सो अभी के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये रक्षा गठबंधन में कई सैन्य आपूर्ति हो रही है, जैसे कि सोंगर ड्रोन दिए गए हैं, ठीक है ना, जो कि हल्के हथियार और ग्रेनेड से लेस होते हैं। सीमित युद्ध के लिए आदर्श है, भारत के खिलाफ उपयोग का एक पहला सबूत यहाँ देखने को मिला है। कई TB2 ड्रोन्स हैं, कामाकाजी क्रूज मिसाइल्स जो है पाकिस्तानी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए टर्की सप्लाई करता है। युद्धपोत की भी डील की है कि लगभग $1.5 बिलियन में यहाँ पे जो है इनको एक युद्धपोत भी देने वाला है टर्की। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, इसके साथ में जो है पनडुब्बी भी देगा, पनडुब्बियां जो है उन्हें अपग्रेड करेगा STM डिफेंस सिस्टम के द्वारा, ताकि उनकी स्टेल्थ बढ़ सके, उनकी लॉन्जिटिविटी, पाकिस्तान की जो भी ये आपके कॉर्वेट है इनका पनडुब्बियों का पानी के अंदर ज़्यादा समय तक ये ऑपरेट कर सके। कूटनीतिक लेवल पे तो संयुक्त राष्ट्र में यह सीधा कश्मीर के अंदर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में ही आवाज़ उठाता रहा है टर्की। यहाँ पे एर्डोगान तो सीधा कहता है कि कश्मीरी भाइयों के साथ है। अब भैया भारत द्वारा जो है ये अस्वीकार्य बोला गया है आर्टिकल 370 को हटाना, तो आप सोचिए हमारे इंटरनल मैटर्स के ऊपर भी टर्की जो है स्टेटमेंट्स देता आया है। और जब टर्की के अंदर अभी थोड़े समय पहले कूप हुआ था तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन्होंने मदद की थी, रॉ ने, IB ने उनको बहुत मदद की थी उस वक्त। सेकंड, जब वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है तो हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स में से थे। हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारी सैन्य टीमें सबसे पहले पहुंची थी वहाँ पे, मेडिकल सप्लाईज को लेके, फूड, पानी वगैरह सब चीज़ों को लेकर के, ताकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, रिहेबिलिटेट किया जा सके। भारत की अब इसके खिलाफ क्या रणनीति होनी चाहिए कि सर जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है, स्पेसिफिकली जो ईस्टर्न पार्ट है, लेवांट रीजन है, यहाँ पे ग्रीस और साइप्रस है, और ग्रीस और साइप्रस से साझेदारी भारत की अच्छी है, और ये दोनों ही देश जो हैं वह इसको, टर्की को देखे नहीं सुहाते। आर्मेनिया के खिलाफ यहाँ पे जो है आपके पास में हम लोग एक देश है अजरबैजान। अजरबैजान को कौन सपोर्ट करता है पता है? अजरबैजान को सपोर्ट करता है टर्की, और आर्मेनिया को भारत सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे आर्मेनिया को हथियार नहीं, तुर्की के सहयोग जो है वो अजरबैजान को है, हम लोग जो है आर्मेनिया को सपोर्ट कर देते हैं फिर वहाँ पे। तो भारत भी अपना स्ट्रैटेजिक लेवरेज बना के चल रहा है कि भाई तुम यहाँ पे पाकिस्तान को हथियार दे रहे हो ना, वहाँ पे जो तुम्हारे अगेंस्ट में बैठे हैं उनको हम हथियार दे देंगे, कोई बात नहीं। हम सोचेंगे तुम्हारा 1 बिलियन यहाँ पे खराब हो रहा है तो हम भी वहाँ पे कुछ सैकड़ों मिलियन डाल करके तुम्हारा नुकसान उधर कराएंगे। इसके अलावा इंडिया जो आपके पास में IMEC कॉरिडोर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। G20 के अंतर्गत हमने बात भी की है कि सर इंडिया मिडल ईस्ट टू यूरोप कॉरिडोर, अब इसमें
तुर्की को बाईपास करने वाला एक रणनीतिक परियोजना जो है हमें सामने आई है कि सर हम टर्की के थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वी कैन बाईपास इट। अगर ये आईएमईसी कॉरिडोर काम कर जाता है तो ग्रीस के माध्यम से भी हम यूरोप की तरफ जा सकते हैं। तो इसराइल, यूएई और फ्रांस के साथ में अगर हम रक्षा सहयोग को और बेहतर करें तो टर्की की यहाँ पे जो है ये बिन पैंदे का लोटा है, कभी अमेरिका के कहने पे चुप बैठ जाएगा जैसे 65-75 में बैठा था, कभी यहाँ पे अमेरिका के एक इशारे के ऊपर भाई मैं तो प्रत्यक्ष सहायता करूंगा नहीं, क्योंकि ट्रंप कहीं न कहीं प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से भी भारत के लिए सहयोग करने की भावना एटलीस्ट दर्शाते हैं, कर नहीं रहे तो करते हुए प्रतीत होते हैं। तो जो काम ये स्वयं नहीं करवा पाते ना, फिर वो प्रॉक्सीज के थ्रू कराते हैं। प्रॉक्सीज मतलब यहाँ पे प्रॉक्सी कौन हो गया, एक तरीके से टर्की के थ्रू वो मदद करा दी इन्होंने, ठीक है ना। एक दोगली कूटनीति है कि सर इन्होंने ऑपरेशन दोस्त भारत ने हमने चलाया था कि भूकंप में हमने मदद की, और ये देखिए जब हमारे यहाँ पे जब पाकिस्तान हमला करना आया तो यहाँ पे इन्होंने जो है उसको ड्रोन वगैरह भेजना शुरू कर दिया। तो फिर भी पाकिस्तान आज तक हम जो है इसका टर्की का रुख नहीं बदल पाया। तो ये चीज़ क्या बताती है आपके पास में कि भैया जब दूध फट चुका हो उसे कितना भी उबाल लीजिए, है ना, तो वो काम का नहीं रहता है फिर। तो टर्की जो है आपके पास में चिरकालिक 1920 से लेकर के आज 2025 तक जो है वह पाकिस्तान का समर्थक पहले भी था, आज भी है। तो हमें क्या करना चाहिए सर, आर्थिक पक्ष पे इसको हिट करो कि 2024 गत वर्ष में लगभग 3.5 लाख भारतीय पर्यटक टर्की गए। आज की तारीख में कोई भी आदमी टर्की जाएगा कम से कम 1-2 लाख रुपए खर्च करता है वहां पे। सो अच्छी खासी इसकी इकोनॉमी को मदद मिल रही है, तो आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब यही नहीं, मैं मेरे राजस्थान की कहूं तो उदयपुर के अंदर 5,000 करोड़ का व्यापार जो है बंद कर दिया व्यापारियों ने। करीब 14 लाख टन मार्बल जो है हम टर्की से मंगाते थे, कितने, 5,000 करोड़ का। और ये तो बहुत ही छोटी सी है, भारत में ऐसे कई बड़े बड़े जो उद्योगपति बैठे हैं, बहुत ही बड़े बड़े पूरे हिंदुस्तान में लोग बैठे जो टर्की से कई चीजें आयात कर। रोकिए ना उसको, ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इनको करिए आप इकोनॉमिकली बाइकआउट उनको पता चलेगा कि जो 1 बिलियन का इन्होंने पाकिस्तान को सहायता की है वो 1 बिलियन के बदले इनको 10 बिलियन का नुकसान होना चाहिए, तब इनकी अक्ल ठिकाना आएगी कि भाई इन के साथ में गरीबी में आटा गीला करने से कोई मतलब नहीं है। अंततः एक निष्कर्ष में निकालूंगा कि अभी भी जो सहयोग है पहले की तरह प्रतीकात्मक सिंबॉलिक नहीं है, अभी सहयोग जो है वो ज्योग्राफिकली है, स्ट्रैटेजिक है, और भारत के लिए तो सीधा चुनौती बन के टर्की सामने आ रहा है। और तो और भारत को जो है अब ज़्यादा आक्रामक बनने की आवश्यकता है टर्की के सामने, चाहे सामरिक रूप से हो चाहे कूटनीतिक रूप से हो, ताकि ये एड्रोगन जो है इसको जो है एक गठजोड़ जो है उसको संतुलित किया जा सके। तो भारत को भी अपने एशिया और यूरोप की जो सामरिक रणनीति, चाहे ग्रीस हो, है ना, उसके चाहे अर्मेनिया के साथ में मिलकर के इसको थोड़ा संतुलित करना आवश्यक है। तो वैश्विक मंचों पर भी टर्की जो है वो पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को रणनीतिक सहयोग देता है, तो उसे एक्सपोज करने की आवश्यकता है। जैसे हम पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज करते हैं तो टर्की जो इन्हें सहायता करता है उनको भी एक्सपोज किया जाए, तो टर्की कहीं न कहीं शर्म खा के बैठेगा, क्योंकि उसका हेल्प कौन कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन, उनका हेल्प कौन कर रहे हैं, नेटो मेंबर्स। तो ये लोग कहीं न कहीं जो है कितना भी बुरा कर दो, यूरोप चाहे लेफ्ट हो, लिबरल हो, कुछ भी हो, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट में हो, बट एटलीस्ट वो लोग टेरर को कभी भी सहायता नहीं करेंगे, टेरर को कभी वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक इंडिया को अपने कूटनीतिक हो, सामरिक हो, सैन्य हो, तीनों ही विकल्प खुले रखने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव वे में इसको अप्रोच करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, ऑपरेशन सिंदूर में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और तुर्की को लेकर के हमारा राजनीतिक और रणनीतिक रुख क्या रहना चाहिए, कमेंट में मेरे को जरूर लिख के बताएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद,